हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी दलितों की समस्या के बारे में और वहाँ पर हमने देखा था कि दलित क्या होते हैं और दलित के संबंध में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। वहाँ पर हमने ये भी चर्चा की थी कि जो दलित हैं उनके संबंध में क्या क्या निर्योग्यताएं पाई जाती है, उसके बारे में भी हमने बात की थी। साथ ही हमने बात की थी संवैधानिक प्रावधानों की, जिसके तहत हमने कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में भी बात की थी, जिनका संबंध एससी से माना जाता है या एसटी से माना जाता है। जब हम बात करते हैं कि जो दलित हैं उनके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो वहीं पर हम देखेंगे कि कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जो कि उनके लिए संचालित की जा रही है, यानी क्या क्या संवैधानिक प्रयास है जो कि दलितों के लिए किए जा रहे हैं। जब हमने बात की थी दलितों के बारे में, तो उससे कई सारी निर्योग्यताएं भी हमने चर्चा की थी। जब हमने निर्योग्यताओं की चर्चा की थी तो वहाँ पर हमने एक जो महत्वपूर्ण चीज़ देखी थी वो ये थी कि धार्मिक निर्योग्यताएं क्या है, सामाजिक निर्योग्यताएं क्या है। साथ ही अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण अन्य निर्योग्यताएं हैं जैसे राजनीतिक निर्योग्यताएं, उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पर जब हम निर्योग्यताओं की बात कर रहे हैं तो निर्योग्यताओं में महत्वपूर्ण रूप से हम 3 प्रकार की निर्योग्यताओं को देखेंगे। 3 प्रकार की निर्योग्यताओं में पहले धार्मिक निर्योग्यताएं, सामाजिक निर्योग्यताएं, फिर उसके बाद राजनीतिक निर्योग्यताओं के बारे में हमने चर्चा की थी। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी निर्योग्यताएं देखी जाती है, तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट किसी को भी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि जो दलितों के उत्थान के लिए किए गए प्रयास हैं उनके बारे में। तो हेडिंग डालिए, दलितों के उत्थान हेतु किए जा रहे प्रयास, क्योंकि प्रयास आज भी जारी है। अभी भी जो दलित वर्ग है उनके लिए जो भी प्रयास किए गए आज भी उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने में पूर्ण सफलता नहीं मिली है। देखिए, इसमें जब हम प्रयासों की बात करते हैं तो 2 प्रकार के प्रयास हम पढ़ेंगे। पहले कानूनी प्रयास या सरकारी प्रयास, फिर हम बात करेंगे जो संवैधानिक प्रयास है उनके बारे में, और फिर हम बात करेंगे योजनाओं के आधार पर। तो इस पूरे पॉइंट को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे जो भी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं दलितों के उत्थान के लिए, उनके बारे में, जहां पर हम आर्टिकल्स वगैरह की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो भी नीति के स्तर पर कार्य किए गए हैं, यानी सरकारी प्रयास जो कि कानून के माध्यम से लागू किए गए हैं। तो ये सरकारी प्रयास है, सरकारी या कानूनी प्रयास। और तीसरा हम बात करेंगे योजनाओं के स्तर पर, योजनाओं के या कार्यक्रमों के स्तर पर कि कौन कौन सी योजनाएं व कार्यक्रम दलितों के उत्थान के लिए चलाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें हम दोनों मिक्स पढ़ेंगे, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक प्रयासों की कि कौन कौन से संवैधानिक प्रयास दलितों के उत्थान के लिए किए गए। संवैधानिक प्रयासों में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार में आपको पता है कि कई सारे ऐसे अधिकार हैं जिसके माध्यम से दलितों को संरक्षण देने का प्रयास किया गया है। जैसे अनुच्छेद 15 में ही कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता व समानता के प्रावधान इसके तहत किए गए हैं। यदि हम बात करें मौलिक अधिकारों में, तो मौलिक अधिकारों के तहत जो भी सरकार के द्वारा संवैधानिक स्तर पर प्रयास किए गए हैं उनमें अनुच्छेद 15(1) के तहत विभिन्न प्रकार की या विभिन्न आधार पर निर्योग्यताओं या भेदभाव के उन्मूलन की बात की गई है। अनुच्छेद 15(4) में आरक्षण संबंधित प्रावधान किए गए SC ST के लिए, और वो भी सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। अनुच्छेद हम 16(4) की बात करते हैं तो SC और ST के लिए जो सार्वजनिक नियोजन है, सरकारी नौकरियां हैं, उनमें आरक्षण की बात
की गई है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पष्टता को समाप्त करने पर बल दिया गया है कि अस्पष्टता को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा या अस्पष्टता के सभी रूपों को प्रतिबंधित या निषेधित किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 में सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जिसमें मुख्य रूप से जो व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता है, आजीविका के अवसरों की स्वतंत्रता है, उसको मुख्य रूप से गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 21 के तहत यदि हम बात करें तो जीवन के अधिकार प्रदान किए गए हैं नागरिकों को भी, गैर नागरिकों को, कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या धर्म से हो, या नागरिक हो या गैर नागरिक हो, उसे गरिमापूर्ण सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक आधार पर भेदभावों को निषेध मानता है। तो हम अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स में ही, मौलिक अधिकारों में ही इतने सारे आर्टिकल के माध्यम से SC ST के उत्थान के लिए प्रयास किए गए या प्रावधान किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP में भी कई सारे प्रावधान इसके लिए किए गए, जैसे अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि राज्य को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह अनुसूचित जातियों, आदिम जनजातियों की शिक्षा व आर्थिक हितों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। यानी अनुच्छेद 46 के माध्यम से जो भी आपके SC ST वर्ग है उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें शोषण से बचाने के प्रयासों के बारे में दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। फिर यदि हम बात करें DPSP के बाद में, तो राजनीतिक आधार पर भी इनको आरक्षण प्रदान किया गया है। तो राजनीतिक आधार पर जो आरक्षण प्रदान किया गया है उसमें अनुच्छेद 330 और 332 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 330 और 32 के माध्यम से लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अधिकारों को संरक्षित रखा गया है, जिससे उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जा सके। अगर हम बात करें अनुच्छेद 335 की, तो उसके तहत संघ व राज्यों के मामलों में सेवा और पदों की नियुक्ति में भी SC ST के जो दावे हैं उनमें दक्षता बनाए रखने के लिए या उनके सदस्यों को प्रशासन के लिए दक्ष बनाए रखने के लिए क्या किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। तो यदि हम बात करें अनुच्छेद 335 की, तो उसके तहत हमने क्या किया है, हमारे द्वारा जो भी नौकरियां हैं उनमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। संघ व राज्य सेवाओं और नियुक्तियों में SC ST सदस्यों के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 338 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात की गई है कि SC ST के उत्थान के लिए राष्ट्रीय आयोगों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और ये जो आयोग है उनमें राष्ट्रपति के द्वारा एक विशेष अधिकारी, जिन्हें हम SC आयुक्त या SC आयुक्त कहेंगे, उनकी नियुक्ति भी की जाएगी। इस SC आयोग में अगर हम बात करें तो एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। तो 338 में तो जो है SC आयोग के प्रावधान किए गए हैं और 338A में राष्ट्रीय ST आयोग के गठन के प्रावधान किए गए हैं। और ये जो प्रावधान है वो 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किए गए हैं। इन दोनों का उद्देश्य क्या है इन आयोगों का, कि SC और ST के संरक्षण के लिए, कल्याण के लिए, विकास के लिए कार्य करना और उससे संबंधित कार्यों का निर्वहन करना। और इसके लिए राष्ट्रपति संसद की विधि के अधीन ही नियम बनाएगा, अन्यथा कोई नियम नहीं बनाएगा। तो ये सारे प्रयास किए गए हैं दलितों के उत्थान के लिए संवैधानिक स्तर पर, जिन्हें हम अगर पूछा जाता है कि दलितों के उत्थान के लिए किए गए संवैधानिक प्रयासों को बताइए, तो आपको एक एक करके लिखना है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। देखिए ये सब आपने ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ा है, फिर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने का कोशिश किया है कि वहाँ से आप इसको कनेक्ट भी कर पाओ। तो संवैधानिक प्रयासों में पहला यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 15(1) में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है कि इनके आधार पर क्या नहीं किए जाएंगे, भेदभाव नहीं किए जाएंगे, भेदभाव का
निषेध किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, मौलिक अधिकारों के तहत किया गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें अनुच्छेद 15(4) में, तो उसमें SC/ST के लिए सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई है। संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 16(4) में SC/ST के लिए सरकारी नियोजन में या नौकरियों में, नियोजन व नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 की यदि हम बात करें तो अस्पृश्यता के सभी रूपों की समाप्ति का प्रावधान किया गया है। समाप्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 की यदि हम बात करें तो विभिन्न स्वतंत्रताओं के तहत, विभिन्न स्वतंत्रताओं के तहत आजीविका व व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आजीविका व व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके बाद यदि हम बात करें आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 25 के तहत या 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो देखिए, अगर संवैधानिक प्रावधानों में भी अगर स्पेशली बोला जाए कि मूल अधिकारों के में दलितों की उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो ये सब मूल अधिकारों के अंतर्गत ही शामिल किए गए हैं। ठीक है, फिर हम बात करें DPSP में, तो अनुच्छेद 46 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो SC/ST के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे, कि राज्यों को निर्देशित किया गया है कि SC/ST के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा दे, आर्थिक हितों को बढ़ावा दे, और उसके साथ ही जो शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के साथ उनको शोषण से बचाने के लिए भी प्रयास करें दे, तथा उन्हें शोषण से बचाने का प्रयास करें, कि उन पे किसी भी प्रकार का क्या हो, शोषण नहीं हो, और इसके लिए क्या करे, सरकार अपने द्वारा प्रयास करे। तो यदि हम बात करें कि सरकार की संवैधानिक क्या क्या प्रावधान है, तो देखो ये जो प्रावधान है ये सारे आएंगे आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। तो यहाँ से अलग से भी 20 वर्ड में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हमें अलग से इसको ध्यान रखना है। अन्य की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 330 और 32 के माध्यम से, अनुच्छेद 330 व 32 के माध्यम से क्रमशः लोकसभा
व राज्य विधानसभाओं में, मैंने विधानसभा लिखा है, विधानमंडल नहीं लिखा है, यानी सिर्फ हम निचले सदन की बात कर रहे हैं, राज्यों में परिषद की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, में सीटें निर्धारित करके में SC ST के लिए सीटें निर्धारित करके राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया है। राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये क्या है? राजनीतिक आरक्षण है। तो शिक्षा में भी है, नौकरी में भी है और राजनीति में भी क्या है? आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 335 भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 335 और 335 में SC ST के लिए संघ व राज्य सेवाओं के लिए संघ व राज्य सेवाओं, तो यह दोनों चीजें आ गई है, स्टेट वाली भी आ गई है और राज्य वाली भी आ गई है। तो संघ व राज्य सेवाओं व नियुक्तियों में विशेष प्रावधान किए गए हैं के लिए नियुक्तियों में की व्यवस्था की गई है। स्थानीय निकायों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद या स्थानीय निकायों में SC ST को अनुच्छेद 243D व अनुच्छेद 243T के द्वारा पंचायतों व नगर पालिकाओं में भी पंचायतों व नगर पालिकाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। पालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो 243D के माध्यम से तो पंचायतों में और 243T के माध्यम से जो है नगर पालिकाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में SC और ST के हितों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है। राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और इसी प्रावधान के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया है और इसमें राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है और ये जो गठन किया गया है 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है और इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। क्योंकि कई बार अगर इससे पूछ ले तो आप इसमें भी 20 वर्ड्स में आराम से लिख सकते हो कि कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत गठन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब क्या है? संवैधानिक प्रयास है जो कि दलित वर्गों के लिए किए गए हैं। अब बात करते हैं सरकारी प्रयासों की। सरकारी पब्लिक कानूनी प्रयास कि अब तक दलितों के उत्थान के लिए कौन कौन से कानूनों का निर्माण किया
गया है। तो देखिए, कानूनों की जब हम बात करते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण कानूनों का गठन किया गया है, तो एक तो है अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा है? अस्पृश्यता निवारण एक्ट, अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955, और इसके माध्यम से अस्पृश्यता जो है अगर किसी भी रूप में लागू की जाती है तो उसके लिए क्या माना जाएगा? दंडनीय अपराध माना जाएगा। दूसरा जो एक्ट है वो है अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट, अत्याचार निवारण एक्ट। और ये जो एक्ट है, जो मूल एक्ट की यदि हम बात करते हैं, वो 1989 में लाया गया था, और फिर इसमें एक संशोधन भी प्रस्तुत किया गया था। तो इसी में जो संशोधन था वो कब हुआ था? 2018 में। और अगर आप में से याद हो तो इस टाइम में काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि इस एक्ट के तहत अगर SC ST पर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार किया जाता है तो उसे गैर जमानती अपराध में माना जाएगा। लेकिन इसके कई सारे ऐसे मामले सामने आए जिसके माध्यम से गलत केसेस दर्ज किए गए, झूठे मामले सामने आए। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा इस एक्ट को संशोधित किया गया और ये कहा गया कि सिर्फ कहने के आधार पर ही किसी को भी मतलब आरोपी नहीं माना जाएगा, उसके लिए पहले जांच करवाई जाएगी। तो ये प्रावधान भी किया गया। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इसमें संशोधन किए गए थे। तो अगर आपसे दोनों एक्ट के बारे में पूछा जाता है तो आप 20 वर्ड्स में लिख सकते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति को विभिन्न प्रकार के अत्याचार और शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए इस एक्ट की शुरुआत 1989 में की गई थी, जिसके तहत जो अत्याचार है या कोई भी जो दोषी पाया जाता है उसको गैर जमानती अपराध के रूप में स्वीकार किया जाएगा और सिर्फ कहने मात्र से ही उसे क्या मान लिया जाएगा? दोषी मान लिया जाएगा। लेकिन बाद में क्या किया गया? इसमें कई सारे संशोधन भी किए गए, और संशोधन एक बार थोड़ा सा आप पर्सनल लेवल पे भी देख लीजिएगा, मोटे मोटे जो संशोधन किए गए उनके बारे में। तीसरा जो स्तर है वो है योजना के स्तर पर। दलित उत्थान के लिए योजनागत प्रयास। देखिए, एग्जामिनर किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है, तो हमें तैयार रहना है। संवैधानिक प्रावधान पूछे तो भी बताना है, सरकारी या कानूनी प्रयास पूछे वो अलग है, और सरकारी योजनाएं पूछे आपसे या योजना के स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं तो उनको भी बताना है। देखिए, जब से हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद दलितों की स्थिति में लगातार सुधार के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम व योजनाओं का संचालन किया गया, और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार लगातार प्रयास करती है कि कैसे भी करके जो दलितों की स्थिति है उसको सुधार लाया जा सके। यदि हम इसमें बात करें तो इसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं जो कि बहुत, जैसे अब TSP का जो रिजर्वेशन है वो एक तरीके से सरकार का ही प्रयास है इस क्षेत्र के लिए, जिसके माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है कि जो दलित हैं उनको क्या किया जाए, उनके हितों का संरक्षण किया जाए और उनके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी किए जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जैसे प्रयासों में पहले तो है ट्राइबल सब प्लान, जनजाति उपयोजना, जनजाति उपयोजना जिसे हम इन शॉर्ट में कहते हैं TSP, ट्राइबल सब प्लान। और इस प्लान के तहत क्या किया गया? कुछ सेलेक्टेड एरियाज को TSP घोषित किया गया और उन्हें काफ़ी सारे अलग विशेष प्रावधान किए गए। तो जनजातियों के क्षेत्रों के विकास के लिए ये कार्य किया गया। और इसमें भी अगर हम बात करें तो कई सारी और, जैसे जनजातीय कोष बनाया गया दलितों के उत्थान के लिए, नाफेड की स्थापना की गई कि जनजातियों के जो उत्पाद है, ठीक है, उनको क्या मिले? संरक्षण मिले, तो उसके लिए नाफेड की स्थापना की गई। टाडा की स्थापना की गई, टाडा योजना लागू की गई।
माडा योजना, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम। माडा है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण योजना चीज़ें हैं जो कि की जा रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके लिए भी योजनाएं चालू की जा रही है। जैसे अगर हम बात करें तो जनजातीय अनुसंधान संस्थाएं संचालित है, जनजातीय अनुसंधान संस्थाएं, और ये जनजातियों के संबंध में क्या करती है, अनुसंधान करने का कार्य करती है, जनजातीय अनुसंधान संस्थाएं। और ये संस्थान जो है पूरे देश में 14 संस्थान कार्यरत हैं, देश में 14 है। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, देश में जनजातीय अनुसंधान संस्थाएं 14 है। इसके अलावा आदिम जनजातीय समूह विकास योजना, आदिम जनजातीय समूह विकास योजना, तो जो आदिम जनजातियां हैं, सहरिया, ग्रासिया, इनके लिए योजना संचालित की जा रही है। इसके अलावा अनुसूचित विकास निगम की स्थापना की गई है, अनुसूचित विकास निगम की स्थापना की गई है। ठीक है, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव भी लिख सकते हैं, अंबेडकर राज्य प्रोत्साहन योजना या पुरस्कार योजना, पब्लिक पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण योजना संचालित की जा रही है, अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण योजना। लेकिन इनकी डिटेल बहुत कम पॉसिबिलिटीज है, पूछी जाए, जिनके पूछी जाएगी मैं अपने आप उसको बहुत डिटेल से आपको बता दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही है, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं, जैसे आप अनुप्रति योजना पढ़ते ही हैं, अनुप्रति कोचिंग योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें अनुप्रति कोचिंग योजना के अलावा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, कई सारी पेंशन स्कीम, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं संचालित है, सामाजिक सुरक्षा ऑब्लिक पेंशन योजनाएं हैं। ठीक है, चाहे आप राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, कई सारी योजनाएं हैं, उनको आप देख लीजिएगा। तो इसके तहत कई सारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया, लेटेस्ट में आपको ध्यान रखना है स्टैंड अप योजना। और देखो स्टैंड अप इंडिया योजना जो है ये मुख्य रूप से महिला और आदिवासियों के लिए है। ये SC प्लस महिला वर्ग के महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु महत्वपूर्ण योजना है। और ये स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के साथ दोनों साथ साथ ही लागू की गई थी, तो दोनों महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा एक है भीमराव अंबेडकर दलित उद्यम प्रोत्साहन योजना,
तो ये इम्पॉर्टेंट योजना है, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसको हमें देखना है, दलित उद्यम प्रोत्साहन योजना, और ये राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना है जो दलितों को, ठीक है, क्या करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है स्वरोजगार के लिए, और इसमें 1% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाता है। रोजगार हेतु दलितों को ब्याज अनुदान के माध्यम से को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान करना। से सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, 5%, 6% और 8% ऐसे करके क्या की गई है, योजनाओं के तहत ब्याज अनुदान देने की प्रावधान किए गए हैं। एक जो इम्पोर्टेंट योजना है वो मैं आपको बहुत डिटेल से बताने वाली हूँ, हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछा जाए, और वो है आपकी प्रधानमंत्री, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है योजना, तो हो सकता है यहाँ से आपसे प्रश्न पूछना ले जाए। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, अभ्युदय योजना, और इम्पॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में पीएम अजय योजना, पीएम अजय AJA, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो ये हो सकता है आपसे पूछी जाए। बेसिकली ये जो योजना है एससी समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 2021-22 में 3 केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को सम्मिलित करके शुरू की गई। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि वर्ष 2021-22 में पूर्व में संचालित 3 केंद्र प्रवर्तित योजनाओं, और वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, एक तो है आदर्श ग्राम योजना, दूसरा है बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, और इन्होंने बहुत काम किया है दलित उत्थान के लिए, तो इनके नाम से योजना शुरू की गई थी, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, वास योजना। और तीसरी जो योजना इसके तहत शामिल की गई है वो कौन सी है, तो वो है एससी उप योजना के लिए विशेष कार्य सहायता, एससी उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना को शामिल करके शुरू की गई, को शामिल करके शुरू की गई। तो ये जो योजना है वो इन 3 योजनाओं को मिलाकर चालू की गई थी 21-22 में। उद्देश्य क्या है इसका, तो इसका उद्देश्य है कि एससी समुदाय, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एससी समुदाय है उसके लिए एसटी इसमें शामिल नहीं है। तो एससी समुदाय के सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, इस उद्देश्य के साथ ये योजना शुरू की गई थी। तो उद्देश्य क्या है इसका, कि जो एससी वर्ग है, एससी समुदाय है, उसके क्या करना, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ये योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य, इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें गरीबी को कम करने, अवसंरचना को मजबूत करने और साक्षरता में वृद्धि करने पर बल दिया जाएगा। वह साक्षरता पब्लिक शिक्षा में बढ़ावा देने
देने हेतु कार्य किया जाएगा, हेतु देने पर बल, देने पर बल दिया जाएगा। तो ये आपसे 20 वर्ड्स में पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट योजनाएं, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट योजना नहीं है। स्टैंड अप इंडिया आप और भी इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार हम देखें तो दलितों के लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास किए गए, संवैधानिक स्तर पर प्रयास किए गए, सरकारी या कानूनी प्रयास किए गए, साथ ही योजनागत स्तर पर भी क्या किए गए, प्रयास किए गए। तो अलग अलग स्तर पर सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए उसके माध्यम से एससी या एसटी वर्गों की या दलितों की स्थिति सुधार के लिए प्रयास किए गए। इसके अलावा यदि हम बात करें, आपसे पूछा जाए, जैसे एक जनरल क्वेश्चन है कि एससी एसटी के या दलितों के पिछड़ेपन के क्या कारण है, दलितों के पिछड़ेपन के कारण, एक सामान्य सा प्रश्न है, ठीक है, और आप समाज में देखते भी हैं चीजें, ठीक है, आपके सराउंडिंग में ही होती है। तो दलितों के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हैं, उसमें आप क्या लिखेंगे, थोड़ा एनालिसिस करें। पहला तो देखो, जाति व्यवस्था का सामाजिक नियम की निरंतरता, ठीक है, तो जाति व्यवस्था लगातार बनी हुई है, उससे आज भी वो जो छोटा बड़ा ऊंच नीच वाली जो भाव है वो पाई जाती है। तो जाति व्यवस्था के सामाजिक नियम की निरंतरता, जाति व्यवस्था के सामाजिक नियम सामाजिक नियम का बने रहना, तो आज भी वो नियम चला आ रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि आज भी दलितों को शूद्रों के रूप में ही देखा जाता है। दूसरा, जो भी पवित्रता व अपवित्रता से संबंधित अवधारणा है, पवित्रता व अपवित्रता से संबंधित अवधारणाएं, जो अवधारणाएं आज भी जो दलित होते हैं उनको अपवित्र माना जाता है, उच्च वर्गों क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। फिर उसके अलावा सत्ता, प्राधिकार, दर्शन आदि क्षेत्रों में क्या है, इनकी उपेक्षा की गई है। तो सत्ता में, प्राधिकार में, साहित्य में, दर्शन में दलितों की उपेक्षा होना, साहित्य व दर्शन में दलितों की उपेक्षा होना, दलितों की उपेक्षा होना, तो हर जगह उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। दूसरा, अगर हम बात करें शिक्षा, ज्ञान और जागरूकता का निम्न स्तर होना, शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता का निम्न स्तर होना, और इनका निम्न स्तर होने के कारण ये जो है अपने आप को क्या महसूस करते हैं, शोषित महसूस करते हैं। फिर है सामाजिक अपवर्जन व बहिष्कार की नीति को अपनाना, तो सामाजिक अपवर्जन व बहिष्कार का पाया जाना, सामाजिक अपवर्जन व बहिष्कार होना, तो ये भी क्या है, पिछड़ेपन का एक कारण है। और पहचान आधारित राजनीति का पाया जाना, या हम बोले कि सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन में उनके साथ होने वाला भेदभाव, तो सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन में पाई जाने वाली निर्योग्यताएं व भेदभाव, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें अंतिम रूप से, तो हम बोलेंगे कि पहचान आधारित राजनीति का पाया जाना, पहचान आधारित राजनीति का
पाया जाना, पाया जाना। तो ये क्या है, ये दलितों के पिछड़ेपन के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि दलितों के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए गए जा रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले संवैधानिक प्रयासों की बात की, फिर हमने कानूनी प्रयासों के बारे में चर्चा की, साथ ही हमने योजनागत जो प्रयास है, कार्यक्रम के स्तर पर जो प्रयास है, उनके बारे में चर्चा की, और अंतिम रूप से कि दलितों के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा की। अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।